नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं अर्पिता आर्या। और आज का मुद्दा 1 जून से देश में क्या बदलेगा। अनलॉक 1 दस्तक देने वाला है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5000 को पार कर गया है। देश में कोरोना से अब तक 5164 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 8380 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 193 लोग ऐसे हैं जिनकी जान गई है। हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 1 में, अनलॉक 1 में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे। 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। देश भर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर भी बिना पास के यात्रा की इजाजत होगी। देश में 8 जून से सैलून भी खुलेंगे। मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी। सिनेमा हॉल और जिम बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल और पार्क भी फिलहाल बंद रहेंगे। बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। विदेश यात्रा पर फिलहाल के लिए पाबंदी जारी रहेगी। धार्मिक कार्यक्रमों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जो कि पहले 7 बजे से 7 बजे था, लेकिन उसमें थोड़ी ढील मिली है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी फिलहाल बंद रहेंगी। तो अब क्या क्या खुलेगा, क्या सुविधाएं अभी मिलती नजर आ रही हैं, वो हम आपको दरअसल बता रहे हैं कि 1 जून से देश में हालात क्या बदलेंगे। इसको नाम दिया गया अनलॉक 1, यानी कुछ कुछ चीजें चरणबद्ध तरीके से आगे खोली जाएंगी। पहले चरण में फिलहाल जो अभी खोला जा रहा है उसमें महत्वपूर्ण ये है कि अब आप बिना पास के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देश में आप कहीं भी जा सकते हैं। देश भर में आपको कहीं भी पास दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ये एक आवागमन जो है वो आसान होगा अनलॉक 1 में। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुंबई के अंधेरी से दिवाकर सिंह हमारे साथ हैं। हमारे ये जो सहयोगी हैं उनका रुख हम करें, लेकिन उससे पहले बता दें कि किस तरीके की स्थिति फिलहाल अनलॉक 1 में नजर आ रही है। ये हमारे सहयोगी हैं। जरा रुख अनुराग का कर लेते हैं। अनुराग, अब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर है। हमने वो तस्वीरें भी वहां से देखी थी जब वहां जाम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ा, क्योंकि कब बॉर्डर सील हो जा रहे हैं, कब बॉर्डर खुल जा रहे हैं, ये जानकारी लोगों तक नहीं थी। फिलहाल आज की स्थिति क्या है? देखिए, आज तस्वीर बदली हुई है और वो तस्वीर आप मेरे ठीक पीछे देख भी रहे होंगे। हरियाणा के गृह मंत्री हालांकि अनिल विज ये कह रहे थे कि हम रेस्ट्रिक्शंस के फेवर में हैं, एकदम से सब नहीं खोलना चाहिए, लेकिन ये दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है और आज आप यहाँ पर कम से कम देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्री मूवमेंट लगभग नज़र आ रहा है। हालांकि किसी न किसी जो पुलिसिंग इशू है उसको लेकर के ज़रूर एक आध गाड़ी को रोक करके पूछताछ की जा रही है, लेकिन अमूमन यहाँ पर अगर आप देखें तो स्मूथ ट्रैफिक है। और अनलॉक पार्ट 1 जिसको हम बोल रहे हैं कि अब ये अनलॉक की शुरुआत हो गई है, उसमें कम से कम यहाँ पर बिना किसी बाधा के जो आवाजाही है, इंटरस्टेट ट्रैवल जो है वो होते हुए नज़र आ रहा है। पुलिसकर्मी हालांकि पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन जो गाड़ियां हैं जो आ जा रही हैं उनको किसी तरीके से नहीं रोका जा रहा है, चाहे वो कमर्शियल गाड़ियां हो। देखिए, कमर्शियल गाड़ी भी मैं आपको दिखाऊं कि जो सामान लेकर के जाते हैं और साथ ही या फिर वो जो गाड़ियां हैं वो हों। हम यहाँ पर ये भी कोशिश करते हैं कि क्या ये पुलिसकर्मी जो इनको रोक रहे हैं ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या सर, आप अभी भी पास देख के आप लोग आने दे रहे हैं या आप सबकी एंट्री हो गई है? नहीं, पास वगैरह चेक कर रहे हैं अभी पास। हाँ जी, अभी पास चेक कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर अगर आप देखें तो जो पुलिस ऑफिसर हैं वो बता रहे हैं कि अभी भी ये लोग पास चेक कर रहे हैं, यानी अभी पास चेक करें, क्योंकि 1 जून से ही तस्वीर हो सकता है बदलती नजर आएगी। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं, क्योंकि बॉर्डर का इशू तो वहां पर भी फंस रहा है, वहां पर भी लोग जाम में जूझ रहे थे। फिलहाल आज की तस्वीर क्या? देखिए अर्पिता, मैं दिखाना चाहूंगा सीधी तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लगातार जो गाजियाबाद पुलिस है वो मुस्तैदी से खड़ी हुई है। जिसके पास आवश्यक सेवाओं से जुड़ा पास है या किसी के पास आधिकारिक पास है केंद्रीय विभाग से, तो वही यहाँ से जा सकता है और उसके अलावा किसी को यहाँ से परमिशन नहीं है। गाजियाबाद पुलिस ने सख्त कहा है कि जो आदेश अभी चल रहा है उसी आदेश के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं और जो यहाँ पर पास लेकर नहीं आ रहा है उसको यहाँ से वापस लौटाया जा रहा है। तो कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर
जो सुबह से परेशान है। हालांकि रविवार का दिन है, वाहनों की संख्या जरूर कम है, लेकिन फिर भी जो भी वाहन एक एक करके यहाँ से निकल रहा है उस वाहन को यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और किसी को भी यहाँ पर से जाने नहीं दिया जा रहा है। इनका कहना है कि गाजियाबाद की तरफ जो मामले बढ़े हैं वो दिल्ली गाजियाबाद आवागमन की वजह से बढ़े हैं, इसको लेकर ये यहाँ पर सख्ती से रूल को जो है फॉलो किया जा रहा है। ठीक है दीपक, मैं आऊंगी आपके पास। शर्तों के साथ दरअसल लॉकडाउन खोलने के लिए देश में 1 से 30 जून तक अनलॉक 1 का ऐलान किया गया है। इस दौरान चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा। इस बीच 8 जून से देश में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सैलून और धार्मिक स्थल खुलेंगे। अब देश में कहीं भी आने जाने की छूट होगी। वहीं अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा, यानी पहले जैसे 7 से 7 था, अब उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिम फिलहाल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेंगे, सामाजिक और राजनीतिक समारोह फिलहाल नहीं होंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि किन जगहों के खुलने के बारे में बाद में फैसला होगा। दूसरे चरण में ये फैसला होगा। स्कूल और कॉलेज फिलहाल अभी बंद हैं, बाद में इस पर फैसला लिया जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, मेट्रो ट्रेन फिलहाल बंद रहेगी, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, बार बंद रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल अभी बंद हैं, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे, राजनीतिक कार्यक्रम को भी इजाजत नहीं दी गई है, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी फिलहाल रोक रहेगी, खेल कूद के कार्यक्रम भी फिलहाल नहीं होंगे। अब ये जान लेते हैं कि अनलॉक 1 के ऐलान के बावजूद कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की सख्तियों को जारी रखने का फैसला किया है। इन राज्यों ने छूट नहीं दी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार ने 15 जून तक बढ़ाया है लॉकडाउन, एमपी ने 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। एमपी में 13 जून को स्कूल खोलने पर फैसला होगा, यानी तब विचार किया जाएगा कि आगे स्कूल खोलने हैं तो कब से खोलने हैं। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। वहीं पंजाब ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। दिवाकर हमारे साथ अंधेरी मुंबई से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आप जहां मौजूद हैं वहां जरा स्थिति बताइए कि क्या दिख रही है आज, और लोगों से अगर आपकी बात हो पाए तो 1 जून से जो देश के हालात बदलेंगे उसको लेकर क्या कहना है उनका? देखिए अर्पिता, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये अंधेरी ईस्ट का इलाका है और अंधेरी स्टेशन इसके बगल में है। लेकिन आज जो है रविवार का दिन है, इसलिए मुंबई में जो है भीड़ कम दिख रही है, सड़कों पर वाहन काफ़ी कम नजर आ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन कल जारी की है, महाराष्ट्र सरकार उस गाइडलाइन के साथ जाएगी या फिर जो अन्य राज्यों ने जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया है उसी तरह से लॉकडाउन यहाँ भी बढ़ाया जाएगा, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शरद पवार के साथ बैठक भी हुई है रात को, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर क्या महाराष्ट्र में भी अन्य राज्यों की तरह लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर केंद्र की जो गाइडलाइन है उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जाएंगे। वैसे उम्मीद कम लगती है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हालात हैं फिलहाल उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये रिस्क लेंगे कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा है कि मॉल्स खुलेंगे, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे 8 जून से, तो ये साफ तौर पर ये उम्मीद कम दिख रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है केंद्र की गाइडलाइन के साथ जाएंगे। थोड़ी देर में हो सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र को संबोधित करें और साथ ही साथ जो हो सकता है गाइडलाइन दूसरी जारी की जाए महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो देश के बाकी राज्यों के मुकाबले काफी बदतर है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कुछ देर में हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें तस्वीर साफ हो जाए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि देश में जब कम केस थे तो सख्ती बरती गई, लेकिन अब केस बढ़ रहे हैं तो ढील दी जा रही है। तो केसेस बढ़ रहे हैं, उस समय ढील देने के क्या परिणाम होंगे ये तो समय बताएगा। आमतौर से अन्य देशों में जब केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन किया जाता है, जब केसेस घटना शुरू होता है तब लॉकडाउन को ख़त्म किया जाता है, उसमें ढील दी जाती है। लेकिन यहाँ तो कम केसेस पे लॉकडाउन को ज़बरदस्त तरीके से लागू किया गया और जब संख्या इतनी बढ़ रही है, 1,73,000 केसेस हो गए। हमारे साथ बीजेपी से अमन सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमन जी, पीएल पुनिया कह रहे हैं जब केस कम थे तब तो आपने लॉकडाउन लगा दिया, अब केस बढ़ रहे हैं तो आप लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं। नहीं अर्पिता जी, मुझे थोड़ा आश्चर्य है पीएल पुनिया जी के स्टेटमेंट पे। स्पष्ट रूप से अर्पिता जी बहुत इको आ रहा है, अगर उसको ठीक है, मैं सही करवाती हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा अर्पिता जी कि कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट तो करे कि वो चाहती क्या है। इस पैंडेमिक, इस महामारी के समय भी अर्पिता जी
उनको बस एक ही काम है, पहले वो कहते कि लॉकडाउन आपने और पहले से क्यों नहीं लगाया। आज उनका स्टैंड क्या है? क्या जो गाइडलाइंस आई हैं क्या वो उसके खिलाफ हैं? क्या उसके खिलाफ वो अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं? उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स आके ये कह रही हैं कांग्रेस शासित प्रदेशों की कि आप रिलैक्सेशंस दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और पीएल पुनिया जी वहां पे जो है वो अपने बयान बहादुर बने हुए हैं और बयान वहां से जारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? मुझे लगता है कि अमन सिन्हा जी, केवल पीएल पुनिया ही नहीं है, कांग्रेस ने 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 की गाइडलाइंस पर भी सवाल उठाए और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मांग की है कि पूरे प्रतिबंध होने चाहिए थे। पूजा के सार्वजनिक स्थल जब बसें चलने लगी, ट्रेन चलने लगी, सार्वजनिक दुकानें खुल गईं, तो मैं नहीं समझता 8 जून तक किस बात की प्रतीक्षा हो रही, इसको 1 जून को खोल देना चाहिए। पर चलिए 8 जून को पर पूरे प्रतिबंध होने चाहिए, वहाँ मास्क लगा के लोग जाएं, दूरियां मेंटेन करके लोग जाएं। ये व्यवस्था मंदिर के व्यवस्थापकों को भी करनी पड़ेगी और भक्तों को या जो इबादत करने जा रहे हैं उनको अपने आप पर भी लागू करना पड़ेगा। अमन सिन्हा जी, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि पूरे प्रतिबंध होने चाहिए था, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। देखिए अर्पिता जी, आप तो अभी मैंने भी न्यूज़ 18 पे देखा स्टेटमेंट, और उसके पहले पीएन पुनिया जी का भी स्टेटमेंट देखा। देखिए किस तरह का अंतर्विरोध है। समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी को यही नहीं पता है कि उनका स्टैंड क्या है। अगर उनका कोई स्पष्ट स्टैंड हो तो बता दें, वो इसके खिलाफ है, इसके हक में है। कभी एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं। तो मुझे लगता है कि देश भी समझ चुका है, जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस इस महामारी के समय भी व्यर्थ की राजनीति कर रही है। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने की बजाय कहीं पे पैनिक क्रिएट करने में जुटे हैं, कहीं गलत इंफॉर्मेशन देने में जुटे हैं, और इसीलिए लोगों ने इनको पूरी तरीके से एकदम निरस्त या इनको एकदम ही डिसमिस कर दिया है। पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, एक सवाल मेरा राजनीति से आगे बढ़कर भी होगा, वो सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी नेता दरअसल सिद्धार्थ नाथ सिंह ने उम्मीद जताई है कि अनलॉक 1 में कोरोना से लड़ाई आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जब भारत का जो फर्टिलिटी रेट या मृत्यु दर है वो गिर रहा है और एक प्रकार से जो कर्व है वो फ्लैटन आउट होता जा रहा है, तो वो अनलॉक 1 की तरफ भारत अब जा रहा है। उसके गाइडलाइन जो आ रहे हैं उसका स्वागत करते हैं। इसी बीच हमारे साथ टीएमसी समर्थक बादल देवनाथ जी जुड़ चुके हैं। बादल जी, ये जो कदम उठाया गया है जिसको नाम दिया गया अनलॉक 1, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जब पूरा देश जानना चाहते हैं लॉकडाउन 5 क्या होगा, लॉकडाउन 4 खत्म हो गया, लॉकडाउन 5 का आने वाला था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पे अभी देखिए खाली बजाना भूल गया, क्या जलन 18 दिन के अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था। 21 दिन के अंदर फास्ट लॉकडाउन जो मोदी जी ने जब घोषित किया था, 21 दिन का कोरोना हम लोग जब सही हो जाएंगे, ऐसा बहुत सारे बातें मोदी जी ने कहा था। लेकिन लॉकडाउन 5 जब आने वाला था, देखता सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या पूरे राज्यों के ऊपर दे दिया, राज्यों तुम सब आप बादल देवनाथ जी, आपने लॉकडाउन से बादल देवनाथ जी, हाँ, ये जो अनलॉक 1 है यानी जो छूट मिले हैं वो आपको ठीक लग रहे हैं या ठीक नहीं लग रहे हैं? ये ठीक फैसला रहा कि नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं रहा। क्या होना चाहिए था? लॉकडाउन अभी ऐसे ही जैसे चल रहा था उसको रखना चाहिए था 30 तारीख तक, जैसे किया गया है पश्चिम बंगाल में 15 जून तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन, वैसे ही करना चाहिए। मुझे मालूम है मैडम, मुझे मालूम है। मैं कहना चाहता हूँ लॉकडाउन पहले से मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय मैंने जब ईमेल किया, उनका व्हाट्सएप में मैं हर दिन मैसेज आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, कोशिश करूंगी कि दोबारा आप जब जुड़िए तो बेहतर आवाज के साथ जुड़िए। वहीं बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और दावा किया है कि लॉकडाउन को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो राज्य की सरकारें हैं, उनको स्वयं जनता को राहत पहुंचानी थी, उनकी व्यवस्था देखनी थी। ये सभी सरकारों ने ये दिखाया है पिछले करीब
65 दिनों में जो ये लॉकडाउन के दिन बीते हैं, जिसमें ये बहुत ही मिसमैनेज हुआ है। चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, आम जनता को ना राहत मिली है, ना स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से मिली हैं और ना ही उनके लिए भोजन पानी की और रोजगार की व्यवस्था हो पाई है। अमन सिन्हा जी, भदौरिया साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन लागू तो कर दिया लेकिन सही तरीके से लागू नहीं करवा पाए। देखिए अर्पिता जी, मैं ये बता दूं कि जितने बड़े स्केल पे, जितने बड़े स्तर पे भारत सरकार ने इस लॉकडाउन में रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए हैं, विश्व में किसी सरकार ने इतने लोगों को एक साथ राशन, पानी, उनके रहने की, क्वारंटाइन की, इन सभी चीजों की व्यवस्था किसी ने इसके आसपास भी नहीं की है। और सीधे सीधे करीब 80 करोड़ लोगों को जो है इसके रिलीफ मेजर्स मिले हैं। 3 महीनों तक अन्न पानी सबको अभी कम से कम फ्री मिल रहा है। वैसे भी 2 रुपए किलो पे चावल और गेहूं सब मिल रहा है। पर मुझे दुख इस बात पे होता है अर्पिता जी, और मुझे लगता है कि मेरे मित्र आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की बजाय इस महामारी के समय हम सबको एक साथ आना चाहिए। शर्तों के साथ दरअसल लॉकडाउन खोलने के लिए देश में 1 से 30 जून तक अनलॉक 1 का ऐलान किया गया और इस दौरान चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा। इस बीच 8 जून से देश में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सैलून और धार्मिक स्थल खुलेंगे। अब देश में कहीं भी आने जाने की आपको छूट होगी। वहीं अब जो कर्फ्यू है वो रात 9 से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा। पहले जैसे 7 से 7 था वो नहीं रहेगा, 9 से 5। जिम फिलहाल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेंगे, सामाजिक और राजनीतिक समारोह अभी नहीं होगा। बादल देवनाथ जी का रुख करूं उससे पहले जरा अमन सिन्हा जी मुझे एक चीज समझा दीजिए। जो अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखें, ये आंकड़े बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। आज 8,380 नए मरीजों की संख्या आई है। मौत के आंकड़े 193 हो गए। हालांकि कल 265 लोगों की मौत हुई थी, आज 193, यानी मौत के आंकड़े भी करीबन 200 के पास है। इसको हम किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये अभी और बढ़ेंगे क्योंकि अब और छूट मिल रही है? देखिए अर्पिता जी, मैं तो कोई फ्यूचर देखता नहीं हूं कि मैं बता दूं कि क्या होने वाला है और आंकड़े कहां जाएंगे। पर मैं एक चीज जरूर बता दूं, और आप एविडेंस के तौर पे, और अनुराग जी हमारे मित्र हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया में जो मोर्टेलिटी रेट है वो पूरे विश्व में लोएस्ट है। इन्फेक्शन रेट भी अगर आप पूरी जनसंख्या का अनुपात देखेंगे तो वो लोएस्ट है। ये बात सही है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर हमें उम्मीद है, हम तो जानते नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा और कोई भी नहीं जानता है। ये मेरा जो सवाल है ये अनुराग इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। अनुराग, ये जो स्थिति है, जिस स्थिति से फिलहाल ये देश गुजर रहा है, 8,380 नए मरीज सामने आए हैं, 193 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में, हम इसको किस तरफ देखें? हमारी जो जंग है वो हम सही दिशा में जा रहे हैं और जल्द ही आंकड़े कम हो जाएंगे या बढ़ेंगे? क्या संभावना नजर आ रही है? अर्पिता, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आंकड़े बढ़ेंगे, और इसमें ना सरकार को कोई दो राय है, ना किसी भी डॉक्टर्स को कोई दो राय है। ये तो साफ तौर पर आंकड़े आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो लॉकडाउन था ये सिर्फ इसलिए था कि लोगों की हैबिट डेवलप की जा सके, संसाधन जुटाए जा सकें, ताकि जब ये नंबर्स बढ़ें तो ऐसी स्थिति ना हो कि हॉस्पिटल्स में बेड ही नहीं है, इलाज के लिए सुविधाएं ही नहीं है। तो वो सुविधा जुटाने के लिए समय लिया गया था। मैं इसके साथ अमन सिन्हा जी से जो एक महत्वपूर्ण सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि केंद्र सरकार ने तो गाइडलाइंस जारी कर दी अनलॉक 1 की, अमन सिन्हा जी, लेकिन दोनों जगह हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों बहुत स्ट्रिक्ट हैं। चाहे वो गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोनीपत एडमिनिस्ट्रेशन हो, गाजियाबाद हो या नोएडा हो, वो अपने यहाँ से आने जाने देना नहीं चाहते लोगों को। इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? अनुराग जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, और जैसा आपने देखा गाइडलाइंस में बहुत क्लियर एम्फेसिस था अनहिंडर्ड मूवमेंट पे, अनहिंडर्ड एक्सेस एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स पे एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स पे, और इसलिए मुझे लगता है वो चीज़ केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में स्पष्ट कर दी। इसके साथ साथ उन्हीं गाइडलाइंस में अनुराग जी आपने देखा होगा ये भी लिखा था कि पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो रेगुलेट कर सकती हैं एंट्री एक्सेस, परंतु उसको बहुत स्पष्ट रूप से एडवांस में नोटिफाई करना पड़ेगा, और ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो और अनहिंडर्ड मूवमेंट हो गुड्स का।
आज अभी भी 31 मई है अनुराग जी, इसलिए पुरानी गाइडलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। कल मुझे विश्वास है कि जब प्रदेश सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बाद अपनी गाइडलाइंस ले आएंगी तो इस इशू को एड्रेस करेंगी। आपका सवाल वाजिब है। ठीक है, केंद्र सरकार यानी अनुराग, जिस तरीके से आप हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं कि वहां स्थिति क्या होने वाली है, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अनलॉक 1 का समर्थन किया है। मुझे लगता है कि हम लोग पहले से ये बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए अनलॉक 1 ये जो निर्णय हुआ है मैं समझता हूँ कि ठीक है और धीरे धीरे अब चीज़ों को खोलने के लिए और ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए आगे बढ़ना होगा, तो उस दृष्टि से ये निर्णय ठीक है। वहीं सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 महीने के बाद भी सरकार मजदूरों को घर नहीं भेज पाई है। सरकार क्या करेगी इस महामारी को काबू में लाने के लिए? सरकार क्या करेगी अपने देश के अंदर जो लोग, उनके ऊपर जिस आर्थिक बोझ जिस तरीके से जो बढ़ चुका है, और हमारे भाई बहन जो आज भी सड़कों पे है घर जाने के लिए 2 महीने के बाद भी, इन लोगों के सबके लिए राहत के लिए क्या करेगी? सीधा सीधा पैसा दीजिए उनको, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, और अनाज दीजिए ताकि वो भूखे ना मरे, और मुफ्त में खाने के साथ पानी के साथ अपने भाई बहनों को अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था करिए। अमन सिन्हा जी, सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि सरकार 2 महीने का वक्त हो गया और अभी तक मजदूरों को घर नहीं भेज पाई है। नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत आरोप है और कम्युनिस्ट पार्टी से इससे बेहतर कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। वो अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं वर्किंग क्लास मजदूरों का। मुझे नहीं पता कि कितने कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहाँ पे एक्टिव थे और क्या कर रहे थे। लेकिन अमन सिन्हा जी, सच्चाई तो यही है ना, मजदूर तो अभी भी सड़कों पर है। तो खाली फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराएं। मैं आपको 1 मिनट अगर कंप्लीट कर लूं अर्पिता जी, आपने प्रश्न पूछा है तो थोड़ा धैर्य रखिए जवाब सुनने का। अगर आज की सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके केंद्र सरकार ने कहा है जितनी ट्रेन्स हैं हर एक प्रदेश को वो दी जाएंगी, और हमारे पास प्रदेशों की इन्वेंट्री नहीं है। कई प्रदेश कह रहे हैं उनके पास प्रवासी मजदूर और है नहीं वहां ट्रेन चलाने के लिए। जिसको जहां जहां गंतव्य तक जाना था काफी हद तक लोग पहुंच चुके हैं। जिन्हें और पहुंचना है, केंद्र सरकार ने खुला ऑफर दिया है कि जो स्टेट जितनी ट्रेन को रिक्विजिशन करेगा, केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय वो ट्रेन वहां पहुंचाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है पूरा आरोप। मैं अमल जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। परसों खाद्य मंत्री हैं हमारे जितने यात्री ट्रैवल कर रहे हैं रेलवे द्वारा फ्री में, और रेलवे में आपको ध्यान दिला दूं। अब आप भी डिबेट की गरिमा को रखिए ना, सबको बोलने का मौका बराबर से ही मिलेगा। बादल देवनाथ जी भी बोल लें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अमन जी को। परसों ने रामदास पासवान ने बताया बंगाल में जो चावल भेज रहा है हर क्विंटल में 2250 रुपया करके ले रहा है, फ्री में नहीं दे रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, काफी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का कहा किया। मैं सीएमसी में कल शाम को मैंने बताया आत्मनिर्भर तो पहले भी था, अभी आज भी है। आप जो आत्मनिर्भरता का बात किया वो क्या कहना है इसको खुल के बताइए। मैं कल भी बताया जो आत्मनिर्भर विवेकानंद भी थे, महात्मा गांधी, जितना अभी प्लेयर्स है, सब कुछ है, सब आत्मनिर्भर में है। 20 अमल में भी आत्मनिर्भर, 500 साल पहले भी आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं पूरे देश में, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन टोटली फेलियर हो गया। मैं पूरे देश के अंदर 130 करोड़ लोगों को। ठीक है बादल देवनाथ जी, आपके सवाल का मैं जवाब ले लूंगी। आपकी आवाज बहुत बेहतर तरीके से नहीं आ रही है, फिर भी अगर अमन सिन्हा सुन पाए हो तो वो आपके सवालों का जवाब दे देंगे। अनलॉक 1 में धार्मिक स्थल खोलने का धर्मगुरुओं ने स्वागत किया और भरोसा ये दिलाया कि आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इस निर्णय को सभी संत महात्मा स्वागत करते हैं। साथ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी संत महात्माओं से निवेदन करता हूं कि 8 जून के बाद आपके मंदिर खोले जाएंगे। उसमें भारत सरकार द्वारा या जिस प्रदेश में हैं आप, उस प्रदेश के सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश आपको प्राप्त हो उसका पालन करें।
हुकूमत ने जो अनलॉक 1 में जहां कई सहूलियात का ऐलान किया है, वहीं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इबादतगाह हैं, उनको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोलने का जो ऐलान किया, उसका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और तमाम इबादतगाहों के ज़िम्मेदारों से यही अपील करते हैं कि इस सिलसिले में जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं या जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाए, उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। तो अब 1 जून से क्या तस्वीर बदलेगी, इस पर नजर रहेगी। हालांकि छूट देने की बात सरकार की तरफ से कर दी गई है और अब इसको किस तरीके से आम लोगों को भी जागरूक होकर अपनाना पड़ेगा और वो देखना होगा कि किस तरीके से अपनाते हैं। फिलहाल आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उधर मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने सैलून खोलने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। कंट्री के अंदर 3 करोड़ सैलून चलती हैं, मतलब एक हेयर ड्रेसर के लिए 500 सर चाहिए, तो हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और अगर एक सालों के अंदर 3 लोग भी काम करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं 9 करोड़ लोग हमारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मतलब आप सोचो कि 9 करोड़ लोगों के घर किससे चलते हैं, हमारी कैंची से चलते हैं। फाइनली खुल रही हमारी सैलून, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम नॉट जस्ट, इट्स नॉट जस्ट मी, आई थिंक मैं इंडस्ट्री के लिए बहुत खुश हूँ कि इंडस्ट्री जो सफ़र किया है ना 10 हफ्ते, फाइनली वी आर ओपनिंग। ये खुजली जो मछली ना कैंची चलाने के लिए, इसमें पावर आने वाली है। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने इलाके को घेर रखा है। वहां पर सेना और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। फिलहाल सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो आपको बता दें, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन चल रही है, आतंकियों की तरफ से फायरिंग हो रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने इलाके को घेर रखा है। वहां पर सेना और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। फिलहाल सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है कि क्या कोई और आतंकी भी हैं जो इलाके में छुपे हो सकते हैं, और दोनों ही तरफ से फिलहाल फायरिंग हो रही है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त फायरिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन लगातार ऑपरेशन जो है जारी है, क्योंकि जो इनिशियल फायरिंग हुई थी रात के दौरान, क्योंकि जब कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिली थी, खासतौर से जो पुलिस, सीआरपीएफ और पुलिस है, उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ एरिया में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और फौरन कॉर्डन किया गया और इनिशियल फायरिंग में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उसके बाद फायरिंग का सिलसिला रुका। हो सकता है कि मिलिटेंटों ने अपनी जगह जो है बदली होगी, क्योंकि रात का अंधेरा था, तो अभी वहां पे क्योंकि कॉर्डन नहीं हटाया गया, काफी जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि काफी देर तक फायरिंग नहीं होती है, क्योंकि मिलिटेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और जब तक उनको फिर वहां कॉर्नर नहीं किया जाता है तब तक फायरिंग का सिलसिला रुका पड़ा रहता है। तो ऐसा अभी, और कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज भी रहती हैं कि मिलिटेंट जो है भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं रात के अंधेरे का फायदा उठा के। तो ऐसा अभी क्या पाना मुश्किल है कि क्या वहां पे मिलिटेंट है या नहीं है, लेकिन कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और भी जो आर्मी और सीआरपीएफ के लोग लाए गए और कॉर्डन जो है थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया इसी एरिया में जहां पे पहले मिलिटेंट छुपे हुए। द कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का कल 1 साल पूरा हुआ है। पीएम मोदी के पिछले मन की बात का कार्यक्रम 1 महीने से अधिक वक्त उसको हो चुके हैं हुए। इस बीच देश में लॉकडाउन में काफी छूट दी जा चुकी है। साथ ही 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की वजह से तापमान सामान्य से 6 डिग्री लुढ़क गया, जिससे गर्मी से राहत लोगों को मिली है। लेकिन आगरा में तेज आंधी की वजह से कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। वहीं ताजमहल को भी भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक आदमी स्कूटर समेत नदी में बह गया, जिसे पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के जवानों ने बचा लिया वक्त रहते। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी पर बना पुल बह गया। तो दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। दिल्ली के हनुमान रोड इलाके में पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। हालांकि तेज बारिश की वजह से पारा सामान्य से 6 डिग्री कम हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। उधर
उधर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुई भारी बारिश की वजह से वहां एक नदी पर बना पुल बह गया। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे बांस से बना ये पुल बह गया। इस पुल का इस्तेमाल पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम के कई इलाकों में रहने वाले लोग रोज किया करते थे, लेकिन पुल बह जाने की वजह से अब लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि हादसे के समय पुल पर कोई मौजूद नहीं था। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक आदमी स्कूटर समेत नदी में बह गया, जिसे पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवानों ने बचा लिया। बताया गया कि नदी को पार करते समय शख्स अपने स्कूटर समेत उसके तेज बहाव में बह गया, लेकिन नदी में गिरे एक पेड़ में वो फंस गया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और नदी के तेज बहाव में फंसे उस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन नदी के तेज बहाव में उसका स्कूटर बह गया। अन्य जो स्थानीय लोग थे वहाँ के, उनके साथ हमने मिलकर हमारे जो होमगार्ड के 2 जवान थे और हमारी जो पुलिस की टीम थी, ज़्यादा से श्रेय हम इन दोनों को देना चाहते हैं, जिन्होंने खड्ड में जाके उनको जो है रेस्क्यू किया और उसको सेफली जो है बचा लिया गया।